हमने शुरू करना है बच्चे रीवैल्यूएशन। ये जो रीवैल्यूएशन टॉपिक है आप रिटायरमेंट चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर सभी चैप्टर में सेम है। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बताया था आपको पहले भी, कब बनाया जाता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर, इन सारे चैप्टर्स में बनाया जाता है। इन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारी पुराना मतलब बेसिकली पुरानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, नई पार्टनरशिप शुरू हो गई, बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन में है बट हमने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू किया। रीवैल्यूएशन अकाउंट की नेचर मैंने बताई थी क्या होती है? नॉमिनल। ठीक है। हर वो अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस से रिलेट होता है वो क्या करता है? उसकी नेचर क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है इसके लिए थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, ए और बी पार्टनर हैं और सी पार्टनर न्यू बिजनेस में एडमिट हो रहा है। जब कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है तो वो एसेट्स और लायबिलिटी में इक्वली हिस्सेदार, या जो भी उसका शेयर होता है उसका हिस्सेदार बन जाता है ना। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? जब सी बिजनेस में एडमिट होगा तो वो एसेट्स लायबिलिटी में हिस्सेदार बन जाएगा। ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम समझते हुए एक चीज़ समझते हैं। ए और बी ने बिजनेस शुरू करा था इन द ईयर 2000। इन्होंने तब अपना ऑफिस खरीदा था 10 लाख रुपीज़ का। अभी 2026 में सी एडमिट हो रहा है, तो क्या आज भी उस ऑफिस की वैल्यू 10 लैक्स होगी? नहीं, अभी ऑफिस की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो गई जी 50 लैक्स। तो यहाँ पे इनको गेन हो रहा है जी 40 लाख रुपीज़ का। अब मुझे एक चीज़ बताएंगे, अनम्यूट नहीं करना, मैं वैसे समझा देता हूँ। हमारे को हमने पढ़ा होता है 11th क्लास में कि जी एसेट जो होती हैं हमारी वो हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं या मार्केट वैल्यू पे लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये जो ऑफिस था आज भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख का नज़र आ रहा होगा, बट मार्केट में जब बेचने जाएंगे तो मार्केट में इसकी वर्थ आपको कितनी मिलेगी? 50 लाख रुपीज़। और ये जो 40 लाख रुपीज़ का गेन है, क्या इस गेन में सी का कोई रोल है? सी को मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बट बुक्स में तो 10 लैक्स का ही लिखा हुआ है। तो 10 लैक्स का ही लिखा हुआ है तो सी जब भी फ्यूचर में एडमिट होने के बाद कभी भी आप इसको सेल करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सी को गेन मिल जाएगा ना इसका। तो दैट्स वाई आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और पीएसआर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर लेते हैं। इसको जब हमने रीवैल्यू किया तो 40 लाख रुपीज़ का गेन हुआ। तो इस गेन में किसका हक है? ए और बी का। बेसिकली ये गेन मिल जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। याद रखेंगे, रीवैल्यूएशन का गेन हो चाहे लॉस हो, इसका वैसा वर्षा उल्टा भी कर सकते हैं। तो सी बोलेगा मैं लॉस क्यों लूँगा भाई, मैं तो था ही नहीं तब। तो रीवैल्यूएशन का चाहे गेन हो या लॉस हो, ये हमेशा मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। क्लियर है बच्चे? रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आई होप सभी को समझ आ गया होगा क्यों बनाते हैं। अब रीवैल्यूएशन का हम फॉर्मेट समझते हैं। ये मेरे पास रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट है जी, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। कुछ महान बच्चे रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं, ये रीवैल्यूएशन है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी, डेबिट एंड क्रेडिट। बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है तो हर नॉमिनल अकाउंट में जो लॉसेज होते हैं वो डेबिट में, बेसिकली खर्चा नुकसान डेबिट में लिखते हैं। तो खर्चा या नुकसान कब होगा बच्चे मुझे? जब एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाएगी जी, वो लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं थी अब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा होता है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड, उनको आपको रिकॉर्ड करना है। इसका वाइसा वर्सा आ जाओ, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट में, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है क्रेडिट में, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड क्या मिल गए जी आपको? एसेट्स मिल गए। क्लियर है? अब हमने इस अकाउंट का टोटल किया। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, यानी कि क्रेडिट साइड में ज़्यादा है डेबिट में कम है, तो बच्चे इसको हम बोलेंगे गेन। और अगर इधर ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड, बेसिकली डिफरेंस अगर क्रेडिट साइड बच रहा है तो लॉस है, डेबिट साइड बच रहा है तो गेन है। और ये गेन या लॉस जो भी होगा ये मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे आते हैं। अब बच्चे मैं आपको बताता हूँ इसकी जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए,
प्रैक्टिकल 44 निकालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें कहता है जी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी, इसको मुझे अकाउंट में लिखना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। जब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को आप रिकॉर्ड करोगे तो ये फ़ायदा हो गया ना, तो फ़ायदा हो गया तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। अब रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा तो बहुत सिंपल सा तरीका, मैं आपको पूरे साल से बार बार सिखा रहा हूँ, 11th में भी बताता था। रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा तो रीवैल्यूएशन वर्ड क्रेडिट में आ जाएगा, तो दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा बच्चे, डेबिट में। ठीक है, तो ये जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है इसकी जर्नल एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। इसको हम दूसरे लॉजिक से भी समझ सकते हैं। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स ये हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई, रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। क्लियर। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है टुवर्ड सप्लायर। अब लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, इस लायबिलिटी को आप रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ जाएगा जी, डेबिट साइड में। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा ना, तो रीवैल्यूएशन वर्ड अब डेबिट में आ जाएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अमाउंट आ जाएगा बच्चे 5,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एन आइटम ऑफ ₹1600 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर इस पैसे को क्लेम नहीं करने वाले, मांग ही नहीं रहे, हैंड शुड बी रिटर्न बैक। मुझे बुक से हटाना है, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, बिकॉज पेमेंट ही नहीं करनी मुझे क्रेडिटर्स को, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। इसका एक और लॉजिक समझें, अगर क्रेडिटर में रिकॉर्ड नहीं कर, मतलब बुक से हटा रहे हैं, बेसिकली पेमेंट नहीं देनी, तो लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। क्लियर है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, एक टू और बाय वाला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको, इसमें ध्यान से समझेंगे। देखो, प्रैक्टिकल नंबर 48 है, 48 का पूरा ही कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे बच्चे। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, मशीनरी 16,000 से कम हो गई, तो रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड आया बच्चे, मेरा डेबिट साइड। तो एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 40,000, बिल्डिंग बढ़ गई, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। देखो जी, जो इंश्योरेंस हमने P&L में डेबिट कर ली थी, P&L का डेबिट मतलब एक्सपेंस ट्रीट कर लिया था, उसमें से 4,000 को कैरी करना है एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या हो गया जी, प्रीपेड, जो करंट ईयर की नहीं है। प्रीपेड हमारी क्या होती है, एसेट, एसेट हो गई तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बी इंक्रीज्ड बाय, वारंटी क्लेम के जो प्रोविजन है बढ़ गए। वारंटी क्लेम बेसिकली क्या है, आपको पैसा देना है, लायबिलिटी बढ़ रही है, सॉरी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो जी कहाँ आ जाएगा हमारे पास, डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिनके लिए मैं समझा रहा हूँ। देखो, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। ये बाय और टू की कहानी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 48 का पॉइंट नंबर 4,
हमें सपोज बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से समझेंगे। बैलेंस शीट में ये ए और बी की बैलेंस शीट है। सी एडमिट हो रहा है फर्नीचर 50,000 का, जिसकी बुक वैल्यू 50 हो गई। अब हमें एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्नीचर रिड्यूस बाय 40%, 40% से घट गया। ठीक है, तो मेरे को रीवैल्यूएशन बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, दोनों चीज़ें समझा रहा हूँ। रिड्यूस्ड बाय 40% का मतलब 40% से घट गया, तो 50 का 40% टू फर्नीचर 20,000 आ गया जी। 20,000 का नुकसान हो गया। और ये न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी इसमें मैं लिखूँगा फर्नीचर 50,000 का था, 40% यानी कि 20,000 रिड्यूस हो गया और आउटर कॉलम में अमाउंट चला गया मेरा 30। ठीक है बच्चे। दूसरी पॉसिबिलिटी रिड्यूस टू 40%, ये काम खराब कर देता है अगर आप यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। 240% का मतलब घट के 40% रह गया, तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा 60%। इसका 60% यानी कि अब ये 30,000 गया। और बैलेंस शीट में मैंने लिखा जी फर्नीचर जो कि 50 था 40% रह गया, यानी कि ये फिक्स है 20,000 रह गया, तो लॉस 30,000 का हो गया। ठीक है, देखें बच्चे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछें।